साथियों, देश के 72 करोड़ किसानों से मोदी सरकार का विश्वासघात आज सदन के पटल पर उजागर हो गया। देश के अन्नदाता की रोटी छीनने का भाजपाई षड्यंत्र आज संसद के पटल पर उजागर हुआ। 700 शहीद किसानों की शहादत को तिरस्कार करने का भाजपाई साजिश और लाखों किसानों की उमंगों को भाजपाई बुलडोजर से कुचलने का भाजपाई रास्ता आज सदन के पटल पर उजागर हो गया, खुल गया। भाजपा की किसान विरोधी मानसिकता की कलई आज सरेआम खुल गई। जब देश के कृषि मंत्री ने, जो मंदसौर में किसानों के खून से होली खेलने के लिए ज़्यादा मशहूर हैं बजाय किसान पक्षधर बात करने के, जब उन्होंने सरेआम मोदी सरकार की ओर से देश में किसान एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने से इनकार कर दिया। यही नहीं, C2 प्लस 50% पर एमएसपी निर्धारित करने से भी इनकार कर दिया। C2 यानी किसान की इनपुट कॉस्ट, किसान की फैमिली लेबर, किसान की ज़मीन का किराया, उस पर 50% मुनाफा देने का जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, आज ये उससे भी मुकर गए। 70 करोड़ किसान मोदी सरकार के इस अहंकार को कभी माफ नहीं करेंगे। आज हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला दिन है जो संसद में हुआ। आज हिंदुस्तान के इतिहास में देश का किसान और खेत मजदूर इस मोदी सरकार के द्वारा निर्मित इस काले दिन को याद भी रखेगा और उनके अहंकार को चकनाचूर भी करेगा। भाजपा की सरकार शायद भूल गई है कि जिस सत्ताधारी दल ने भी, देश के जिस हुक्मरान ने भी देश के किसान और खेत मजदूर से, देश के अन्नदाता से लोहा लिया है, वो नेस्तनाबूद हो गया है। मेरी बात याद रखिएगा। आज से ही जब संसद में किसान और मजदूर को इन्होंने विश्वासघात किया है, आज से ही सरकार की विदाई के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। I'll say it very briefly in English and then you can ask questions. Today is a black day for farmers' welfare in India. Today, the sinister conspiratorial face of Modi government got exposed as the Agriculture Minister of India refused that they will never frame a law guaranteeing minimum support price to 72 crore farmers and farm laborers of India. Today, the conspiracy and design of Modi government got exposed as the Agriculture Minister refused C2 plus 50% profit as MSP for the farmers of India. C2 is input costs, family labor and rent of land of the farmer. Modi ji had promised 50% profit, but the government refused. The Agriculture Minister admitted that all that they are doing, that they are only doing politics by holding 35, 40, 42 meetings of the committee constituted at the instance of the agitating farmers in July 2022. The Agriculture Minister admitted that in 2 years, the committee has done zilch, it has done zero. So it is very clear, Modi government has today backstabbed the farmers of India, backstabbed 72 crore anndatas by saying that A, they will not frame a law guaranteeing minimum support price. 2, that they will never give C2 plus 50% as MSP in accordance with the report of the Swaminathan Commission. I want to say that any ruling party and ruling autocrat, whoever has taken on the farmers, harmed their interests, taken away their livelihood, has never been able to sustain. Today, the government has gone into reverse gear. This government will not last. For the farmers' ire, for the
for the agony of India's farmers and farm laborers, they will never pardon Modi government. Any questions you're welcome to ask. आप लोग संसद में एमएसपी का मुद्दा उठाते रहे, सड़क पर भी उठाते रहे, सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया, मना कर दिया है। अगली रणनीति कांग्रेस पार्टी की क्या होगी? दुर्भाग्य से मोदी सरकार और देश के कृषि मंत्री ने आज एमएसपी के कानून की गारंटी को जलेबी बना दिया। वो संसद को चक्री में घुमाते रहे, जलेबियां बनाते रहे, किसान का मजाक उड़ाते रहे, किसान के स्वाभिमान को चुनौती देते रहे, किसान की जिंदगी और रोजी रोटी पर आक्रमण करते रहे। पर ये भूल गए कि जब देश का अन्नदाता करवट लेता है तो बड़ी से बड़ी सरकार को भी उसकी ड्योढ़ी पर झुकना पड़ता है। 3 काले कानून जब मोदी जी लेकर आए थे तब भी लाखों किसानों ने 700 किसानों की शहादत देकर और सर्दी धूप बारिश आंधी तूफान में आंदोलन करके तब भी इस सरकार को झुकाया था। आज ये जान लें कि कांग्रेस और राहुल गांधी जी का ये संकल्प कि हम किसान को एमएसपी की गारंटी का कानून बनाकर देंगे, आज ये और दृढ़ हो गया। सड़क से संसद तक किसान के हक का ये संघर्ष राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में जारी रहेगा। सर, इससे दूसरा टॉपिक है, प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया अग्निपथ स्कीम को लेकर, वो कह रहे हैं कि युवा करने की कोशिश है हमारी जो आर्म फोर्सेस को, और उसकी वजह से ये स्कीम जो है वो लेकर आए। प्रधानमंत्री जी एक बार फिर देश को गुमराह भी कर रहे हैं और देश के युवाओं को अंधकार में धकेलने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। क्या अग्निपथ की भर्ती और रेगुलर फौज की भर्ती की उम्र अलग अलग है? वहां भी आप 18 साल से 21 साल के बीच में जाते हैं, यहां भी उसी उम्र में जाते हैं। क्या 14 साल में अग्निपथ की भर्ती होगी? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं को, देश की फौज को, देश की सेना को, देश के सशस्त्र बलों को, देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 4 साल के बाद मोदी जी, 4 साल के बाद वो नौजवान क्या करेंगे? और अगर एक रेगुलर सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है तो उसको मुआवजा नौकरी की अलग व्यवस्था है। यहाँ बीमा की राशि पकड़ाकर ये बोलते हैं कि अब घर चले जाइए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, अनेकों हमारे बंगाल, बिहार, इन सब प्रांतों से नौजवान सशस्त्र बलों में भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी और देश की फौज में भी जाते हैं। मैं एक ऐसे प्रांत से आता हूं, हरियाणा से, जहां हर 10वां फौजी हरियाणा से। राजस्थान, जिसकी मैं नुमाइंदगी करता हूं, सबसे ज़्यादा फौजी राजस्थान देता है। परंतु अगर हमारे फौज के सैनिकों को, सशस्त्र बलों के साथियों को, पैरामिलिट्री के फोर्सेस को, सीआरपीएफ को, आईटीबीपी को, सीआईएसएफ को, इन सब जवानों को अगर हम पक्की नौकरी से हटाकर और अब उनकी जगह ठेके पर फौज लगाएंगे तो उससे फौज जवान कैसे होगी? प्रधानमंत्री जी, आपसे सादर निवेदन है, कृपया करके देश की फौज, देश के नौजवानों का बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। वो भी आज कारगिल विजय दिवस पर, जब शहादत का दिन है, हमारी जीत का दिवस है। ऐसे दिन पर प्रधानमंत्री अगर ये करते हैं तो वह संविधान की अवहेलना भी कर रहे हैं और देश की फौज का अपमान भी कर रहे हैं। एक सवाल और अलग से है सर, जो आप अगर जवाब दे रहे हैं तो अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा, कांवड़ वाले पर इंटरिम फैसला उस पर रुक जारी। अभी उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया, हरिद्वार में कांवड़ मार्ग पे जो मस्जिदें हैं, मजार हैं, उनको ढकवा दिया और कह रहे हैं कि ये फैसला बहुत जरूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक और आदमी है जो मोदी जी से बड़ा मोदी बनने की कोशिश कर रहा है, वो है धामी। चुनाव हार गया, विधानसभा जीत नहीं पाया, उसके बावजूद भी उसे मोदी जी के अहंकार के चलते मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब वो अहंकारी व्यक्ति, उत्तराखंड जो देवभूमि है, उत्तराखंड जो भोलेनाथ की भूमि भी है, विष्णु जी की भूमि भी है, उत्तराखंड जो गंगा जमनी तहजीब का एक जीवंत सबूत है, उत्तराखंड जहां हरिद्वार के बगैर शायद ही किसी की गति हो सकती है, उस उत्तराखंड को भी हिंदू मुस्लिम के मजहबी टकराव के अंदर अगर कोई धकेलने की कोशिश कर रहा है तो वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार है।
अगर कोई व्यक्ति, अगर वहाँ के गवर्नर में जरा भी संविधान के प्रति आदर है तो आज ही उसे बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसी सरकार को, क्योंकि वो सरकार जो संविधान को बुलडोजर से कुचल रही है, ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। कोई कावड़ सावन के महीने में लेकर आता है तो शिव जी की भक्ति के लिए लाता है, हिंसा के लिए नहीं लाता। और अगर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई वहाँ नहीं है, पर ये तीन बिरादरियाँ तो हैं, हिंदू, मुसलमान और सिख हमारे भाई जो हैं, अगर वो मिलकर उन यात्रियों की सेवा करते हैं तो ये देश की गंगा जमनी तहजीब का सम्मान है और भोलेनाथ की संस्कृति का सम्मान भी है। जो मुख्यमंत्री उसका अपमान करे, उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। China has officially announced their defense budget is somewhat $221 billion, and it is experts believe that they are using this under-reporting it. It is much more like around three times more than the actual budget. How do you look at all of this, keeping in mind the tensions between India and China? Modi government is undermining the territorial integrity and security of India. If you look at the defense budget carefully, over last 5 years, defense budget expenditure has gone down from 17% to 13%. As a percentage of GDP, the defense budget is now down to 2.5% or 3%. That shows the tragedy and the tragic nature of providing necessary funds for defense preparedness to our armed forces. I asked 3 questions to the defense minister. Number 1, when will you restore the status quo ante with China in the entire region where 1000 square kilometer territory was occupied? Whether it is Gogra, whether it is the other remaining areas, where the patrolling points now can no longer be patrolled by the Indian Armed Forces. Number 2, Mr. Defense Minister and Mr. Prime Minister, when will you permit and why did you withdraw our armed forces to beyond Gogra and Hot Springs, and particularly Pangso Lake, where you have created a buffer zone in Indian territory, and now over the lake China is now built Pakka bridges where now armed vehicles and tanks can come. Number 3, Mr. Prime Minister and Mr. Defense Minister, India wants to know, why is it that right from Arunachal Pradesh up to Ladakh, China has fortified its territory, has occupied Bhutanese territory and created Pakka paths up to the Tri-Junction, which is also called the Chicken's Neck? And is it not threatening India's territorial integrity? And what steps have you taken against China? Question number 4, why are you reducing the budget of India's defense forces? It has come down from 17% to 13%. Number 5, why is it that you have not been able to decide on an advanced fighter for our Indian Air Force till today? You bought some Rafales and then you shelved it. Congress party wanted to buy 123 Rafales for which transfer of technology was coming. You bought only a number of Rafales, then dumped that. How many type of aircrafts can we service and keep and our pilots fly? You have Mirages, you have MiG-21s, now you have Rafales. Now you are trying to buy one more type of aircraft. How will my pilot fly all these type of aircrafts? And would it not cost maintenance, service, training, expertise? Same way, why have you not bought the best equipment as also fortified areas built for our armed forces which are facing China? We face dearth of shoes, we face dearth of appropriate dresses in Saichin, our soldiers don't have appropriate food and other lodging arrangements. China makes Pakka structures. We are putting our soldiers in tents. How will they fight? And how will they fight adequately? You are not answering any of these questions.
And what happened in Galwan? Why have you not come forward? Instead, one side China, in a fight with China, 20 of our soldiers were martyred. On the other side, your economic survey says, let's cooperate with China. People who are attacking our territory, occupying our territory, you want to cooperate with them. Is that the kind of lies you are meting out to India? Is my simple question. Thank you. दो सवाल है। एक सर नीति आयोग की बैठक को लेकर जो इंडिया गठबंधन ने एक रणनीति बनाई थी कि मुख्यमंत्री बहिष्कार करेंगे, उसमें एक दरार दिख रही है सर। ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन उस मीटिंग में भाग लेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ी। आदरणीय साथी, दरार का प्रश्न नहीं, सवाल बड़ा सीधा है। बजट के अंदर पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा को, झारखंड को, उत्तर प्रदेश को, पंजाब और हरियाणा को, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को, तेलंगाना और कर्नाटका को, केरला को, अधिकतर तमिलनाडु को, अधिकतर प्रांतों को कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि ये बजट बजाय देश के 144 करोड़ों के भले के, ये बजट कुर्सी बचाओ, साथी पटाओ और बदला लेते जाओ बजट बन गया है। उत्तर प्रदेश ने चुनाव हराया तो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रांत है उनका नाम काट दिया। पंजाब और हरियाणा में और महाराष्ट्र में आप चुनाव और राजस्थान में हारे तो इन चारों प्रांतों का नाम काट दिया। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का नाम काट दिया। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का नाम इसलिए काट दिया कि वहाँ विपक्ष की सरकारें हैं। दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुक्मरानों का काम भेदभाव और बदला लेना नहीं हो सकता। दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुक्मरान को देश को एक आंख से देखना पड़ेगा। कभी आप सिखों से बदला लेते हैं, कभी आप किसानों से बदला लेते हैं, कभी आप मुसलमानों से बदला लेते हैं, कभी आप कर्नाटक और तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल से बदला लेते हैं, कभी आप पश्चिम बंगाल से बदला लेते हैं, कभी आप राजस्थान और दूसरे क्षेत्रों से बदला लेते हैं। ये बदला और बदली की सरकार कब तक चलेगी? सवाल ये है। कोई साथी फिर भी जाना चाहे अपने स्टेट का पक्ष रखने के लिए, इसमें क्या बुराई है? उनकी मर्जी। सर एक जनगणना को लेकर लास्ट Last question. This is related to the UP BJP rift which is going on. Recently, sir, a meeting had taken place of 18 mandals, but in that particular meeting, both the deputy chief minister didn't participate. Even the state unit chief was also not being there. A meeting which was being called by the chief minister Yogi Adityanath. How do you see this? देखिए, उत्तर प्रदेश भाजपा और उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार में जूतों में दाल बंट रही है। उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर ये बताया जा रहा है कि इशारा किया गया कि योगी जी को ठोक दो। अब मुझे नहीं पता ये दिल्ली में प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं, के अमित शाह जी ये इशारा कर रहे हैं या नड्डा जी कर रहे हैं, तो वही जाने, उनका घर है। योगी जी अपने उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रधान को ठोक रहे हैं। अब लगता है बीजेपी में आपसी बुलडोज़र वार चल रही है। वो उस पर बुलडोज़र चढ़ाता है, वो उस पर बुलडोज़र चलाता है। चढ़ाइए, ये हमारा काम भी नहीं है देखना, क्योंकि उनकी पार्टी है। पर उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में यूपी के हितों पर दिल्ली की सरकार भी बुलडोज़र चला रही है, और यूपी की सरकार जो निकम्मी, नाकारा और निखट्टू बन गई है, वो यूपी के लोगों के हितों पर अब बुलडोज़र चला रही है। ये हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और जनता के लिए केवल और केवल इंडिया गठबंधन, वो कांग्रेस हो, वो सपा हो, हम मिलकर संघर्ष करेंगे। धन्यवाद।